फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज के फेसबुक कार्यक्रम में हम लोगों ने यूपी में कुशासन, पंचायती चुनाव और कोरोना के सामाजिक वैचारिक कारकों की खोज, इस विषय को रखा है। मैं जानता हूं कि ये सबसे मुश्किल दौर है हमारे जीवन का और हमारे समाज का। मेरे लिए निजी तौर पर बहुत ही पीड़ा की स्थिति है कि रोज एक दो मेरे दोस्त कोरोना के शिकार हो रहे हैं और उनकी अकाल मृत्यु हो रही है। कल ही हमारे दोस्त शेष नारायण सिंह की मृत्यु हुई, जो कि बहुत ही पीड़ादायक है मेरे लिए। हम लोग एक साथ पढ़े थे, लगातार डेली, ये रोज नामचा है। पहले मैंने ये सोचा था कि इस चीज को मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा, लेकिन बाद में मुझे लगा कि जो कंडीशन है उसमें ज्यादा बोलने की और ज्यादा खुल के बातें करने की जरूरत है। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह है कि यूपी में सरकार नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आज स्थिति यह है कि यूपी में सामाजिक व्यवस्था एकदम अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट लगातार, उसकी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच लगातार यूपी सरकार को चेतावनी देते हुए रोज नए आदेश जारी कर रही है, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रह रही। सवाल यह है कि यूपी में जो इस तरह का कुशासन है, जिसको के नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं और जो आदित्यनाथ योगी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं यूपी के, इन दोनों ने यूपी के प्रशासन की और यूपी की व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की है। लेकिन इस संकट की घड़ी में स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि हमें मालूम ही नहीं है कि आखिर यूपी में हो क्या रहा है। यूपी में अघोषित बड़े पैमाने पर सेंसरशिप है। अस्पतालों में मरीजों की भर्ती नहीं हो रही है, अस्पतालों में पर्याप्त दवाएं नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। गांवों में जो मेडिकल की दुकानें हैं वहां पर सामान्य दवाएं उपलब्ध नहीं है। असंख्य लोग कोरोना से प्रभावित होकर मर रहे हैं या बीमार हो रहे हैं, लेकिन उनकी एंट्री कम से कम हो रही है। और सोचिए कि पूरे देश में जो हालत है उसको अगर ध्यान में रखें और यूपी का जो डाटा जो सरकार बता रही है उसे देखें, तो आपको साफ अंदाजा लगेगा कि यूपी का प्रशासन कोरोना की ट्रेजेडी को लेकर और कोरोना के जो संक्रमण को लेकर सही नहीं बोल रहा है। और फेसबुक और सोशल मीडिया का आलम यह है कि अगर किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सारे लोग उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने के लिए पोस्ट लिखना शुरू कर देते हैं। मैं अपने फेसबुक फ्रेंड्स से यह कहना चाहता हूं कि वे श्रद्धांजलि देने की बजाय अपने शहर की जो कंडीशन है, उसकी जो सूचनाएं हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये सच है कि कोई लेखक, कोई विचारक, कोई शिक्षक
उसकी बड़ी भूमिका है, उससे हमारे लगाव, मित्रता, प्रेम, उनको आघात लगा है उसकी मृत्यु से, उसे याद किया जाना चाहिए। लेकिन ये मेरी अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि जो फेसबुक पर जो लोग लिख रहे हैं, लगातार श्रद्धांजलियां लिख रहे हैं, वे लोग अपने शहर के बारे में और शहर में मची तबाही के बारे में क्यों नहीं लिख रहे? खासतौर पर उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, दिल्ली के जो लोग हैं और दूसरे भी प्रांतों के जो लोग हैं, वे इतने बेखबर कैसे हैं? अरे ये तो ठीक है कि शमीम हनफी की डेथ हुई, वो दुख की चीज है, उसमें दुख व्यक्त किया जाना चाहिए, लेकिन शमीम हनफी के अलावा एक बहुत बड़ा समाज है जो कि इस संक्रमण से प्रभावित है और मर रहा है, जिसकी कोई सूचना न मीडिया में है, न टेलीविजन में है, न फेसबुक में है। यह सच है कि शंकु घोष एक बहुत बड़े लेखक थे जो कि कोरोना से मर गए, लेकिन बंगाल के बारे में, कलकत्ता के बारे में, कोरोना के संक्रमण के बारे में मिनिमम सूचनाएं हैं। महामारी के दौर में और आज के खास दौर में, जिस दौर में हम लोग चल रहे हैं, इस दौर की एक खास समस्या है जिससे हम सब लोग प्रभावित हैं। हम लोगों में से अधिकतर लोग इमोशनली चार्ज होकर तमाम इमोशनल पोस्ट लिखते रहते हैं। श्रद्धांजलि हमारी इमोशनल जो रिदम है उसका एक हिस्सा है। मैं अभी तक ये समझने में असमर्थ हूं कि आपको जब श्रद्धांजलि देना इतना जरूरी लगता है तो आपको अपने शहर में मच रही तबाही पर लिखना जरूरी क्यों नहीं लगता? अपने परिचित पर तो सभी लिखते हैं, लेकिन जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिन लोगों में आप रह रहे हैं, जहां ये तबाही मची हुई है, उसके बारे में आप क्यों नहीं लिखते? नरेंद्र मोदी नहीं बताएंगे आपको, योगी प्रशासन नहीं बताएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या घट रहा है। हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो अपने आसपास जो कुछ देख रहे हैं उसको आर्टिकुलेट करें और लिखें। उत्तर प्रदेश में अभी दो बड़ी चीजें घटी हैं। एक व्यक्ति के नाते, एक नागरिक के नाते मेरे सामाजिक सरोकार हैं, मेरे व्यक्तिगत सरोकार नहीं है। व्यक्तिगत सरोकारों की स्थिति गौड़ है, सामाजिक सरोकार बड़े हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी, मैंने अधिकतर मामलों में मैंने कोई श्रद्धांजलि पोस्ट नहीं लिखी। मैं अवॉइड करता रहा हूं इसे। मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसमें न जाऊं। मैं दूसरों की श्रद्धांजलि पोस्ट पर जाके अपने दुख को व्यक्त करता हूं। ये निश्चित तौर पर अपने जो मित्र हैं, दोस्त हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, पत्रकार हैं, उनकी मौत हमें पीड़ा देती है। लेकिन मैं इस मध्यवर्गीय जहनियत से सख्त नफरत करता हूं कि वह सिर्फ चर्चित लोगों के बारे में लिखे। आम आदमी के जीवन में जो तबाही मची हुई है उस पर आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए और लिखिए, ऑब्जेक्टिवली लिखिए, सब्जेक्टिवली नहीं। उत्तर प्रदेश आज की स्थिति में पूरी तरह से अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। वहां शासन नाम की कोई चीज नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, हम नागरिक हैं, हम विवेकवान लोग हैं। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि उत्तर प्रदेश इस दुरवस्था में क्यों पहुंच गया। पंचायत के चुनाव हुए हैं। पंचायत के चुनावों में जिस तरह की हिंसा हुई है और जिस तरह की जिसके गंदगी फैली है, पैसे की, शराब की, दूसरे और अवैध धंधों की,
उसने उत्तर प्रदेश की लोकतंत्र की पोल खोल के रख दी और उसने हमें सोचने के लिए विवश किया है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि आखिर उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र इतना दिवालिया और इतना क्रिमिनल कैसे हो गया। मीडिया को बंगाल का लोकतंत्र जो है वो क्रिमिनल लोकतंत्र दिखाई देता है, वहां हिंसा दिखाई दे रही है। और जो 25 करोड़ का राज्य है, जो हिंदुस्तान का हृदय कमल है, जो हिंदुस्तान के सामाजिक चरित्र को, राजनीतिक चरित्र को निर्धारित करता है, उस उत्तर प्रदेश के बारे में कोई बातचीत नहीं। और हमारे फेसबुक फ्रेंड भी कोई लिखना पसंद नहीं करते इस पर। भारत के बारे में सोचना है तो उत्तर प्रदेश के बारे में पहले सोचो। भारत कैसा बनेगा ये इससे तय होगा कि उत्तर प्रदेश कैसा बनेगा। उत्तर प्रदेश के लोग कैसे हैं इससे तय होगा कि भारत कैसा है। उत्तर प्रदेश के पंचायत के चुनावों में क्या हुआ है ये अखबारों के रिजल्ट अखबारों में अवेलेबल है, हमने फेसबुक पे शेयर भी किए हैं, और भी जो सूचनाएं आएंगी हम शेयर करेंगे। मैं यहां उसका जिक्र करके आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने जिस चीज की वजह से यह प्रोग्राम रखा, उसका एक प्रधान कारण यह है कि हिंदुस्तान बहुत गहरे सामाजिक वैचारिक संकट में फंस चुका है और उत्तर प्रदेश उसका मूल है, उसकी बुनियाद है। आपने चीज नोटिस की होगी, पिछले दिनों बड़ी लंबी बहस चली है राष्ट्रवाद को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, लेकिन उत्तर प्रदेश चर्चा के केंद्र में नहीं आया। हम विचार से विचार की यात्रा करते रहे, लेकिन विचार से समाज की ओर नहीं गए और समाज से विचार की ओर नहीं आए। आप लाख हमले कीजिए नरेंद्र मोदी के विचारों पर, आप लाख हमले कीजिए आरएसएस के विचारों पर, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप विचार से विचार की यात्रा कर रहे हैं। आप विचार से समाज और समाज से विचार, ये जो डायलेक्टिकल प्रोसेस है, इसकी यात्रा नहीं कर रहे। हमारे देश के जो तमाम प्रबुद्ध लोग हैं, जो कि सब नामी लोग हैं, जिनको के हिंदुस्तान में बहुत यश मिला है, उनसे सवाल तो किया जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पर फोकस करते हुए उनमें से कितने लोगों ने लिखा और बोला। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह का रंदा पूरे देश में लगाया है, योगी ने जिस तरह का रंदा और आरएसएस ने वैचारिक रंदा जिस तरह का पूरे देश में लगाया है, वह अपने आप में चिंता की चीज है। वह एक खाली आरएसएस की और नरेंद्र मोदी की समस्या नहीं है, उससे कहीं गंभीर कारण है उसके। पहले एक बहुत ही छोटी सी चीज और एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। तो कोरोना है और कोरोना के कारण हम सब लोग परेशान हैं। मुझे भी नहीं मालूम कि कल मेरे साथ क्या हो जाए। मैं अपना तजुर्बा बता सकता हूं आपको कि जिस दिन से कोरोना आया है, मैं पहले मथुरा में था, उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। और मथुरा में मैं जितने दिन था, मैं मास्क लगाए ही रहता था। मैं मंदिर में बैठता था तब भी मास्क लगा के बैठता था, मैं बाहर जाता था तब भी मास्क लगाता था, घर में मैं किसी को आने नहीं देता था, अकेले ही रहता था। सारा शहर हिंदुओं का शहर, सारा शहर तीर्थ यात्रियों का शहर, उसके ठेंगे पर मास्क। आरएसएस के बड़े बड़े नेता जो मेरे मंदिर पर दर्शन करने आते थे, उनके ठेंगे पर मास्क। वो उपवास करते थे।
कि आप काहे को मास्क लगाए हुए हैं, तो कुछ नहीं है। और मैं बार बार कहता था, ये मेरा आज भी मानना है कि जिस दिन से कोरोना आया है, हमें कोरोना के डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। नरेंद्र मोदी पालन करें या ना करें, नरेंद्र मोदी का हेडक है। नरेंद्र मोदी मेरी जिंदगी के मालिक नहीं है, जिंदगी का मालिक मैं खुद हूं, स्वयं हूं। तो कहीं तो चूक हुई है हमसे। क्यों चूक हुई है? क्यों हम विज्ञान की बात मानना नहीं चाहते? क्यों हम विज्ञान की सलाह मानना नहीं चाहते? हिंदुस्तान के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग खास तौर पर। मेरे जहन में एक सवाल आया है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं वो सवाल। आखिर ये करोड़ों लोग, लाखों लोग क्यों दौड़ दौड़ के मंदिर, गंगा स्नान, कुंभ स्नान, अर्ध कुंभ स्नान इसकी ओर जाते हैं? इनको कोई कॉल नहीं करता, कोई आह्वान नहीं करता, कोई गांव गांव में पर्चा नहीं बांटता, कोई टीवी से विज्ञापन नहीं आता कि चलो कुंभ स्नान करने के लिए। फिर क्यों जाते हैं ये लोग? सिर्फ सरकार की आलोचना करने से तो बात नहीं बनेगी। सरकार आलोचना का एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है। सरकार की आलोचना की जानी चाहिए, क्योंकि सत्ता का काम है जनता को शिक्षित करना, जनता को सुरक्षा देना। मोदी सरकार की और योगी सरकार की जो सबसे बड़ी असफलता है वो ये कि उसने न तो जनता को शिक्षित किया और न उसने जनता को सुरक्षा दी। और क्यों नहीं दी? उसका एक बहुत ही मजेदार सूत्र बता रहा हूं मैं आपको। आप सब लोगों ने हिटलर का नाम सुना है। मैं नहीं कहता कि नरेंद्र मोदी हिटलर हैं, मैं नहीं कहता कि योगी हिटलर हैं। इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं भाई, मुख्यमंत्री हैं, एक प्रधानमंत्री है, एक एमपी है, एक एमएलए है। लेकिन हिटलर ने एक बात कही थी, उस बात को इन लोगों ने अक्षरशः आचरण में लागू कर दिया। हिटलर ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को इलाज मिले, हमें यह धारणा छोड़ देनी चाहिए। राज्य की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को इलाज की सुविधा मुहैया कराए। आश्चर्य की बात है, कोरोना पीरियड में यह धारणा एकदम ठोस रूप में साकार होती हुई सामने दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाथ झाड़ दिए कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इलाज, दवा, वैक्सीन किसी को देने की। मोदी सरकार ने हाथ झाड़ लिए। इसे कहते हैं हिटलर के विचारों का प्रभाव। सारी दुनिया में हिटलर पहला बड़ा शासक था और बर्बर शासक था, जिसने इस बात को कहा था कि प्रत्येक नागरिक को इलाज की सुविधा देना यह हमारा दायित्व नहीं है, हमें इस धारणा को छोड़ देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने पता नहीं हिटलर की इस धारणा को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन उन्होंने हिटलर के इस सपने को साकार करके दिखा दिया। आज दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, किसी भी जगह जाइए आप, अधिकतर लोग जिस चीज की वजह से मर रहे हैं वो है चिकित्सा सुविधाओं का अभाव और राज्य सरकार की असफलता, केंद्र सरकार की असफलता। अब ठंडे दिमाग से हम लोग एक चीज सोचें, जो लोग उत्तर प्रदेश के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को जानना चाहते हैं,
उत्तर प्रदेश के सामाजिक चरित्र पर कभी हमने खुल के बहस की? उत्तर प्रदेश का सामाजिक चरित्र क्या है? इलेक्शन दर इलेक्शन सरकारें बनती गई, जीतती गई, चलती रही दुनिया। नेहरू आए, इंदिरा आए, लोहिया आए, सारे बड़े नेता आए, उनके अनुयायी भी आए और सरकारें चलती रही। बड़े बड़े जीनियस और इंटेलेक्चुअल भी आए उत्तर प्रदेश से। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का तो बौद्धिक जगत में जलवा रहा है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश का सामाजिक चरित्र क्या है, यह चर्चा के केंद्र में हमने एक फोकस करके हमने इसे स्थापित किया कभी? कभी इस पर कोई डिबेट चलाई अपनी आपस में? जो उत्तर प्रदेश का सामाजिक चरित्र है वो उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के व्यक्तित्व के चरित्र को कैसे प्रभावित और निर्धारित करता है, इन दोनों के बीच में किस तरह का संबंध है, इसकी कभी हमने चर्चा की, कभी पड़ताल की? ये जो कुंभ की तरफ दौड़ के लोग जाते हैं, मंदिर की तरफ दौड़ के लोग जाते हैं, बिना निमंत्रण के दौड़ के जाते हैं। सरकार चीख चीख के कहे कि मास्क लगाओ, दूरी मेंटेन रखो, सफाई रखो, वो सुनते नहीं है। कोई तो बड़ी वजह होगी। वे लोग भी नहीं सुनते जो सरकार चलाते हैं, वे अपनी बात, अपनी आवाज भी नहीं सुनते। नरेंद्र मोदी भी जो जिस चीज का विज्ञापन करते हैं, नरेंद्र मोदी भी नहीं सुनते, योगी भी नहीं सुनते। इसका मतलब है कि बीमारी कोई बहुत बड़ी है और गहरी है। वो बीमारी क्या है? कि हमने उत्तर प्रदेश के सामाजिक चरित्र को जानने की और उसको विश्लेषित करने की, उस विश्लेषण के आधार पर सही दिशा में नीतिगत निर्णय लेने की कभी कोशिश ही नहीं की। हम खुश रहे इस बात से कांग्रेस की सरकार बन गई, हम खुश रहे इस बात से कि वहां संयुक्त सरकारें बन गई, हम खुश रहे इस बात से कल्याण सिंह की गवर्नमेंट बन गई। कभी हम खुश हो गए कि वहां मायावती आ गई, कभी हम खुश हो गए कि वहां अखिलेश यादव आ गए। लेकिन क्या यह उत्तर प्रदेश के सामाजिक चरित्र को प्रभावित कर पाए, या उत्तर प्रदेश का सामाजिक चरित्र इनको प्रभावित करता रहा? आप तय मान लीजिए, उत्तर प्रदेश के सामाजिक चरित्र को जब तक आप उद्घाटित नहीं करेंगे, उत्तर प्रदेश के सामाजिक चरित्र को जब तक आप सामने केंद्र में नहीं लाएंगे बहस के, तब तक आप इस बीमारी से मुक्त नहीं होंगे जिस बीमारी में अभी गिरे हुए हैं। आरएसएस जाने वाला नहीं है, मोदी भी जाने वाला नहीं है, वो फिर लौट के आएंगे। हजारों नहीं लाखों लोग मर जाएं तब भी मोदी लौट के आएंगे। उसका कारण है उत्तर प्रदेश का सामाजिक चरित्र, और इस सामाजिक चरित्र को और इसकी विशेषता को योगी और मोदी अच्छी तरह से जानते हैं। हम और आप नहीं जानते, जो डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव किस्म के इंटेलेक्चुअल्स है वो नहीं जानते। उत्तर प्रदेश के सामाजिक चरित्र को हम राष्ट्रीय बहस का प्रश्न क्यों नहीं बना पाए? यह हमारे 70 साल के लोकतंत्र की सबसे बड़ी असफलता है। हमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि उत्तर प्रदेश का पतन क्यों हो रहा है। हम सतही कारणों को खोजते रहे। और उत्तर प्रदेश के सामाजिक चरित्र ने सिर्फ सरकारों को ही प्रभावित नहीं किया, बल्कि वहां जो क्लास थी, कास्ट थी, वहां धर्म था, जो समुदाय थे, उनको भी प्रभावित किया। उत्तर प्रदेश के सामाजिक चरित्र का निर्धारक तत्व है सनातन हिंदू धर्म। कहने के लिए वहां उत्तर प्रदेश में मुसलमान भी रहते हैं।
लेकिन सनातन हिंदू धर्म और उसकी मान्यताएं, उसके कोर वैल्यूज, उसके बुनियादी जीवन मूल्य उत्तर प्रदेश के सामाजिक चरित्र का निर्माण करते हैं और उसका व्यापक असर है। आप गौर कीजिए, आप गौर कीजिए कि भक्ति आंदोलन में एक से धाकड़ कवि हुआ है उत्तर प्रदेश में। तुलसी भी हुए, उसमें सूरदास भी हुए, उसमें कबीर भी हुए और भी लोग हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के जनमानस पर, उसके सामाजिक चरित्र पर उनका कोई असर नहीं। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देंगे, तुलसी का बहुत गहरा असर है उत्तर प्रदेश पर। यह गलती हम न करें कि कबीर का बहुत गहरा असर है। नॉर्थ इंडिया में अकेला एक सिख धर्म था और गुरु नानक और उनके जो परंपरा को विकसित करने वाले संत थे, उनका सिख समुदाय पर और पंजाब पर बहुत गहरा असर पड़ा, उनके विचारों को गहरा असर पड़ा। उत्तर प्रदेश पर तो भक्ति आंदोलन का कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म की जड़ें इतनी मजबूत थीं, इतनी ताकतवर थीं कि वहां किसी भी किस्म का आइडियोलॉजिकल अटैक काम ही नहीं करता था, सब कुछ हाशिए पर था। यही स्थिति नवजागरण में भी थी। राजा राम मोहन राय के विचारों का, ईश्वरचंद विद्यासागर के विचारों का उत्तर प्रदेश पर कोई असर नहीं हुआ। यहां तक कि स्वामी दयानंद सरस्वती मथुरा में 2.5 साल रहे तो उन्होंने सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ में एक शब्द नहीं लिखा और न बोला। तो उत्तर प्रदेश को समझने के लिए और उत्तर प्रदेश को खोलने के लिए और उत्तर प्रदेश के सामाजिक चरित्र को, सामाजिक चरित्र के गठन को खोलने के लिए सनातन हिंदू धर्म में आपको प्रवेश करना होगा और वहां सवाल खड़े करने होंगे। और सनातन हिंदू धर्म का कोर क्या है? सनातन हिंदू धर्म का कोर है 2 चीजें, अंधविश्वास और पुनर्जन्म का सिद्धांत। सनातन धर्म इन 2 चीजों पर टिका हुआ है और इन 2 चीजों को अभी तक हम चुनौती नहीं दे पाए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अंधविश्वास और पुनर्जन्म के सिद्धांत से किसी न किसी रूप में प्रभावित है। और ये जो उसका किसी न किसी रूप में प्रभावित होना, वो उसे कहां ले गया? अब आप कोरोना को देखिए। कौन सी चीज है जो कि उत्तर प्रदेश में किसी को भी मास्क न पहनने के लिए कहती है? कौन सी चीज है? सरकार तो नहीं कहती। कौन सी चीज है ऐसी? सिर्फ एक ही चीज है जो कि दिमाग में बैठी हुई है, हर उत्तर प्रदेश के व्यक्ति के दिमाग में बैठी हुई है, वो चाहे मुख्यमंत्री हो और चाहे वहां से जीता हुआ प्रधानमंत्री हो। मेरे लिए फिलहाल नरेंद्र मोदी एक नागरिक हैं, प्रधानमंत्री पीछे। तो उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक संरचना है और उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक चरित्र है, उसका बहुत ही कोर वैल्यू है पुनर्जन्म का सिद्धांत। और आपने पुनर्जन्म के सिद्धांत को तो चुनौती ही नहीं दी, आप एक शब्द नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश में अपराध क्यों हो रहे हैं? अरे पुराने जन्म में कोई पाप किया होगा इसीलिए तो कत्ल हुआ। पुराने जन्म में, पहले जन्म में कभी अपराध किया होगा, पाप किए होंगे, इसीलिए तो इस बार जो है गुंडा बना। इस जन्म में पुण्य करो, जल्दी से जल्दी गंगा नहाओ, कुंभ चलो, अगला जन्म अच्छा होगा।
यही वह चीज है जो कि सभी किस्म के अपराधों को वैध बनाती है। अपराधी अपराध क्यों है, इस पर प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। समाज में अपराध क्यों हो रहे हैं, इस पर सवाल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यह पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। आपको मीडिया में कभी पुनर्जन्म पर कोई बहस नहीं मिलेगी। कभी रवीश कुमार ने भी बहस नहीं चलाई, जिस रवीश कुमार की हमारे लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। आपको पुनर्जन्म के ऊपर अटैक करते हुए आपको इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल नहीं मिलेगा, पिछले 25 साल में नहीं छपा। पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा ही नहीं है, और जब तक आप पुनर्जन्म के सिद्धांत को चुनौती नहीं देंगे, आप उत्तर प्रदेश की, हिंदुस्तान की शक्ल नहीं बदल सकते। आप चाहे लाख वैज्ञानिक प्रकल्प लगा दीजिए, प्रोजेक्ट लगा दीजिए, आप लाख वैज्ञानिक जो है प्रोडक्ट घर में पहुंचा दीजिए, लेकिन पुनर्जन्म का सिद्धांत जो दिमाग में बैठा हुआ है, जो कि आपके पूरे के पूरे संस्कार, आदत, आपकी दैनंदिन जिंदगी इसको संचालित कर रहा है, उससे आप मुक्त नहीं हो सकते। तो हर आदमी किस चीज से प्रभावित है? पुनर्जन्म के सिद्धांत से और पुनर्जन्म की धारणाओं से, और उससे संचालित होकर वह अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को कर रहा है। और जो कुछ राजनीति, संस्कृति, समाज, अपराध जगत, न्यायपालिका, जो कुछ घट रहा है इन सब क्षेत्रों में, उनके बारे में वो राय बना रहा है। जज क्यों है? क्योंकि उसने पिछले जन्म में पुण्य किए थे, इसलिए इस जन्म में वो जज बना। कोई प्रोफेसर क्यों है? वो इसलिए प्रोफेसर नहीं बना कि वो पढ़ा लिखा है, उसने ज्ञान अर्जित, इसलिए क्योंकि उसने पहले जन्म में कोई पुण्य किए थे, इसलिए वो बना है। हम लोग कहते हैं ना, मैं कितना भाग्यशाली हूं, मैंने कोई पहले जन्म में कोई पुण्य किया था, इसलिए तुम्हारी जैसी मुझे खूबसूरत बीवी मिली। यह है पुनर्जन्म की एक लिक्विड, विषाक्त धारणा जो कि आपके जेहन में उतार दी गई है। और यही वह जगह है जहां से उत्तर प्रदेश चल रहा है। उत्तर प्रदेश को योगी नहीं चला रहे, उत्तर प्रदेश को पहले अखिलेश यादव नहीं चला रहे थे, उत्तर प्रदेश को मायावती नहीं चला रही थी, उत्तर प्रदेश को पुनर्जन्म का सिद्धांत चला रहा था। और इन किसी भी मुख्यमंत्री ने, लोहिया से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक, किसी ने भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को उत्तर प्रदेश में चुनौती नहीं दी। आप किताबें उठा के देख लीजिए, आप विभिन्न पत्रकारों को उठा के देख लीजिए, आप, और मेरी बात मत मानिए, जो मार्क्सवादियों के जो पब्लिकेशंस हैं उनको उठा के देख लीजिए। मार्क्सवादियों का महान पब्लिकेशन है सोशल साइंटिस्ट, आप उठा के देखिए कि पुनर्जन्म की सिद्धांत को क्वेश्चन करते हुए कितने लेख उसमें छपे पिछले, जब से वो छप रहा है, वो एक भी लेख नहीं। तो आप उत्तर प्रदेश को बदलेंगे कैसे? उत्तर प्रदेश के सामाजिक चरित्र को समझे बिना, और उत्तर प्रदेश खाली एक प्रदेश नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश भारत का हृदय कमल है। उत्तर प्रदेश जो है भारत के चरित्र को निर्धारित करने वाला मूल प्रदेश है। तो महामारी में जो हो रहा है, कुंभ में जो लोग नहाने के लिए गए, वो क्यों गए? सरकार ने कहा था? नहीं, सरकार ने खाली व्यवस्था की थी। सरकार जानती है क्यों व्यवस्था की थी सरकार ने? क्योंकि सरकार जानती है कि उसके लिए आइडियोलॉजिकली ये गंगा स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोगों के दिमाग में एक चीज है, गंगा स्नान करेंगे तो इस जन्म के सारे पाप धुल जाएंगे और अगला जन्म एक अच्छे घर में होगा। तो इस तरह से इनडायरेक्टली सरकारें, यूपी की सरकार और केंद्र की सरकार, ये तमाम किस्म के गंगा स्नान, यमुना स्नान, कुंभ, अर्धकुंभ, तमाम किस्म के मेला, उत्सव, पुनर्जन्म के सिद्धांत में जो लोग विश्वास करते हैं, उनके लिए हर चीज जश्न होती है, उत्सव होती है। और यही वजह थी कि नरेंद्र मोदी के लिए वैक्सीन का हर स्टेप, कोरोना का हर स्टेप उत्सव था। तो उत्सव के बिना पुनर्जन्म जो है वो ऑपरेट नहीं करता।
आप शंकर घंटा घड़ियाल की आलोचना करेंगे नरेंद्र मोदी की, लेकिन पुनर्जन्म के सिद्धांत की चर्चा नहीं करेंगे तो नरेंद्र मोदी की पिटाई नहीं होगी। नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजिकल पिटाई करने के लिए बेहद जरूरी है, आरएसएस की आइडियोलॉजिकल पिटाई करने के लिए बेहद जरूरी है कि आप पुनर्जन्म के सिद्धांत की सार्वजनिक आलोचना करें। भारत अकेला ऐसा देश है, बड़ा देश है, जहां बड़े बड़े विचारक पैदा हुए, बड़े बड़े साइंटिस्ट पैदा हुए, मध्यकाल में भी एक से एक मेधावी विद्वान पैदा हुए, बड़े लेखक पैदा हुए। लेकिन पिछले 2000 वर्ष में भारत में कभी कोई सामाजिक क्रांति नहीं हुई, और कोई सामाजिक क्रांति नहीं हुई तो बाद में कोई आधुनिक काल के आने के बाद में कोई राजनीतिक क्रांति भी नहीं हुई। हमने स्वाधीनता अर्जित की, हमने लोकतंत्र अर्जित किया, हमने संविधान अर्जित किया, लेकिन संविधान अर्जित करने के बाद में हमने पुनर्जन्म की धारणा के खिलाफ और अंधविश्वासों के खिलाफ दो टूक ढंग से, समझौताहीन ढंग से हमने आइडियोलॉजिकल स्ट्रगल नहीं चलाया, जनता को शिक्षित नहीं किया। उसी की फसल लहलहा रही है और उस पर नरेंद्र मोदी ऐश कर रहे हैं, योगी जैसे लोग ऐश कर रहे हैं। आप किताबें उठाइए, आप किताबें उठा के देखिए कि पुराने जितने भी लीडर हैं हमारे, उनमें से कितने लीडर ऐसे हैं जिन्होंने कि पुनर्जन्म के सिद्धांत के खिलाफ लिखा है। आप विभिन्न राजनीतिक दलों की पत्रिकाएं उठाइए, उनमें देखिए, साहित्यिक पत्रिकाएं उठाइए, उनमें देखिए कि उनमें कितनी पत्रिकाओं में अंधविश्वास और पुनर्जन्म के सिद्धांत के खिलाफ लिखा गया है। बंगाल में जो नवजागरण हुआ, बंगाल के नवजागरण की ब्यूटी यह थी कि वह अंधविश्वासों को खुली चुनौती दी गई, पुनर्जन्म की धारणा को चुनौती दी गई, मूर्ति पूजा को चुनौती दी गई। भारत में और खासतौर पर यूपी में तो मूर्ति पूजा का महिमा मंडन किया गया। यहां अंधविश्वासों को पाला पोसा गया, यहां अंधविश्वासों से लड़ा नहीं गया। तो उत्तर प्रदेश की दुर्दशा का प्रधान कारण, उसके सामाजिक चरित्र का मूल प्रस्थान बिंदु है अंधविश्वास और पुनर्जन्म का सिद्धांत, और उसमें जनता की धारणा, पुनर्जन्म के मूल्य में जनता का विश्वास। और इस विश्वास को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, योगी की सरकार, मोदी की सरकार बहुत आसानी से इसका दोहन कर रही है। आप कोरोना से क्यों मर रहे हैं? इसलिए नहीं मर रहे कि आपको वैक्सीन नहीं मिली, इसलिए मर रहे हैं कि आपकी सांसें अब पूरी हो गई हैं, अब जाने का वक्त आ गया है, अब तुम जाओ। भगवान ने जितना लिखा था तुम्हारे भाग्य में, उतने दिन तुम जी लिए, अब तुम जाओ। यह वह लिक्विड फार्मूला है जो कि लोगों को पिलाया जा रहा है। लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, बिना दवा के, बिना पानी के, हॉस्पिटल्स में, सड़क पर। उनके अंतिम संस्कार नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? अरे पुनर्जन्म में जो लोग विश्वास करते हैं वो क्या कहते हैं, क्या तर्क है उसके? पिछले जन्म में कोई पाप करके आया था ना, तो इस जन्म में कोई फूंकने वाला नहीं मिल रहा, कोई दवा देने वाला नहीं मिल रहा, कोई पानी देने वाला नहीं मिल रहा। क्योंकि जो पुनर्जन्म के सिद्धांत में जो लोग विश्वास करते हैं, वे सरकार से सवाल नहीं करते, वे सत्ता से सवाल नहीं करते, वे जो सामने घट रहा होता है उसके बारे में प्रश्न नहीं करते। वे ये मान के चलते हैं जो कुछ हो रहा है वह पहले से तय है, भगवान ने तय कर दिया था वही घट रहा है, ग्रहों ने तय कर दिया था वही घट रहा है, वह अपरिहार्य है, उससे बचना संभव नहीं है। और यही वह जगह है, यही वह जगह है जहां से के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपके जीवन में दाखिल होता है। यही वह जगह है जहां से हर हर मोदी, घर घर मोदी दाखिल होता है। और मोदी को इसमें कोई परेशानी नहीं है कि आपके लिए कुंभ का इंतजाम कर दे, मोदी के लिए कोई परेशानी नहीं है कि आपके लिए वो एक बढ़िया मंदिर में जाके पूजा कर दे। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये बेहद जरूरी है कि आप पुनर्जन्म के सिद्धांत को माने। और पुनर्जन्म के सिद्धांत को जो लोग मानते हैं वे सरकार से कभी सवाल नहीं करते। भारत में जिस दिन पुनर्जन्म के सिद्धांत के खिलाफ में
वैचारिक जंग शुरू होगी, आप तय मानिए हिंदुस्तान का चरित्र बदल जाएगा। यूरोप में रेवोल्यूशन क्यों हुए? यूरोप में रेवोल्यूशन इसलिए हुआ कि उन्होंने पुनर्जन्म के सिद्धांत को अस्वीकार किया। यूरोप में रेवोल्यूशन इसलिए हुआ, उन्होंने अंधविश्वासों को चुनौती दी, उन्होंने ईश्वर की सत्ता को चुनौती दी। हिंदुस्तान में तो ईश्वर की सत्ता को चुनौती देना संभव ही नहीं है। हिंदुस्तान में जो महान क्रांतिकारी हैं वे भी ईश्वर की सत्ता को मानते हैं कि ईश्वर है तो सब कुछ है। तो आप ईश्वर की सत्ता मानेंगे, पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानेंगे, अंधविश्वास को भी मानेंगे, तो आप समाज को बदलेंगे कैसे? तब तो कोरोना होगा, कोरोना जैसी अनंत महामारियां होंगी, आप लगातार मरेंगे और लगातार योगी जैसे लोग इलेक्शन जीतेंगे। एक अन्य चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि ये जो उत्तर प्रदेश में जहां उसके सामाजिक चरित्र में ये अंधविश्वास और पुनर्जन्म का सिद्धांत जड़ें जमाए हुए हैं, वहां एक और चीज है जो कि बहुत खतरनाक है और बहुत महत्वपूर्ण है। उसे हम लोग कहते हैं मर्दानगी। उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति, चाहे वो कांग्रेस की राजनीति रही हो, चाहे वो सोशलिस्टों की राजनीति रही हो, चाहे वो बीएसपी की राजनीति रही हो, चाहे वो बीजेपी की राजनीति रही हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले 70 साल से लगातार मर्दानगी के फ्रेमवर्क में ही काम करती रही है। और मर्दानगी का शक्ति प्रदर्शन, मर्दानगी का महिमा मंडन, और जिसे ना मर्दानगी का जो सरलतम रूप क्या है, कठोरता से दमन। योगी बोलता है ना, मैं कुचल दूंगा, मैं गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं कुचल दूंगा, प्रशासन कठोरता से कुचलेगा। ये जो कठोरता वाला जो एलिमेंट है और कठोरता वाली जो भाषा है, ये बेसिकली मर्दानगी की भाषा है। और इसका ये जो पैकेज अंधविश्वास और पुनर्जन्म की धारणा, इसके साथ में मर्दानगी का गहरा रिश्ता है। सनातन धर्म के ये 3 कोर हैं, अंधविश्वास, पुनर्जन्म की धारणा और मर्दानगी, जिसे हम लोग पितृसत्ता कहते हैं, पुंछवाद कहते हैं। तो आप यूपी में लड़ना चाहते हैं, यूपी में हराना चाहते हैं, किसे हराना चाहते हैं? आज योगी को हरा दीजिए, कल अखिलेश आ जाएगी, अखिलेश को हरा दीजिए, मायावती आ जाएगी, मायावती को हरा दीजिए, फिर इनमें से कोई आ जाएगा। लेकिन ये कोई भी मर्दानगी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो यूपी के चरित्र की जो एक तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, जिससे यूपी पहचाना जाता है, वह है मर्दानगी। मर्दानगी की सत्ता, पुंछवाद की सत्ता, इसको आइडियोलॉजिकल चुनौती देने की जरूरत है। मर्दानगी के प्रश्न और मर्दानगी के सवाल, इनके खिलाफ तो हमारे उत्तर प्रदेश में कोई बहस ही नहीं है, राजनीतिक दलों में बहस नहीं है, बल्कि मर्दानगी को पसंद किया जाता है। और मर्दानगी को एक तरह से जिसे कहेंगे संपदा माना जाता है। जो मर्द अच्छा है, जो ताकतवर है, वह ज्यादा संपदा का मालिक है। तो मर्दानगी का प्रदर्शन और मर्दानगी का वर्चस्व और मर्दानगी से पैदा हुई संपदा, ये गौरव की चीज मानी जाती है उत्तर प्रदेश में। और इस मर्दानगी ने धर्म को भी प्रभावित किया और धार्मिक भावनाओं को भी प्रभावित किया। और यही वजह है कि लार्ज स्केल पर जितने भी संत महंत हैं और उनके तमाम किस्म के डेरे, अड्डे, तमाम किस्म के आश्रम, अखाड़े,
वो मर्दानगी के मोबिलाइजेशन के सेंटर हैं। धर्म उसमें एक आवरण की चीज है। तो योगी किसके प्रतीक हैं? कठोरता के, कठोर प्रशासन के। तो किसके प्रतीक कहलाएंगे? मर्दानगी के। और जो मर्दानगी का प्रतीक होगा वो क्या स्त्रियों के हितों की रक्षा करेगा? जो मर्दानगी का प्रतीक होगा वह क्या लोकतंत्र की रक्षा करेगा? जी नहीं। मर्दानगी से आप लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते। मर्दानगी से आप दंगों से भी लोगों को नहीं बचा सकते। मर्दानगी से आप किसी भी किस्म के किसानों पर हो रहे जुल्म से भी किसानों को की रक्षा नहीं कर सकते। तो आरएसएस की, मोदी की, योगी की ताकत कहां है? मर्दानगी में। और ये जो मर्दानगी का भाव है, ये मर्दानगी का भाव, ये राजनीतिक भाव है, ये सामाजिक भाव भी है। इस मर्दानगी का अपना एक तंत्र है और मर्दानगी का अपना एक शास्त्र है और मर्दानगी का अपना एक वर्चस्व है। तो अच्छा मर्द कौन? जो मर्दानगी के तंत्र के साथ में जिसके गहरे संबंध हो। अच्छा मर्द कौन? जो मर्दानगी के जरिए दौलत पैदा कर सके। तो ऐसे आइकॉन पिछले 70 साल में सैकड़ों पैदा किए हैं उत्तर प्रदेश में। इस मर्दानगी की सत्ता और मर्दानगी की व्यवस्था ने, जो कि उत्तर प्रदेश के सामाजिक ढांचे की धुरी है, उसने स्त्रियों को सबसे ज्यादा, उसने अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा, उसने विभिन्न वर्गों की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजनीति में दो आंदोलन आए जिसमें के मर्दानगी के बराबर खड़ी हुई औरतें दिखाई दी हैं। ये जो शाहीन बाग आंदोलन और किसान आंदोलन, इन दोनों में बड़े पैमाने पर औरतों की शिरकत इसके पहले कभी किसी भी आंदोलन में, इंक्लूडिंग फ्रीडम मूवमेंट, इंक्लूडिंग राम जन्मभूमि के आंदोलन में, औरतों की इतनी बड़े पैमाने पर शिरकत कभी नहीं हुई। तो मर्दानगी का जो एलिमेंट है, उस मर्दानगी के एलिमेंट को तो हम लोग एप्रिशिएट करते हैं, हम उसे कभी चुनौती नहीं देते। हम लोग आम भाषा में कहते हैं हाँ शासन को तो कठोर होना चाहिए। जब आप ये कहते हैं कि शासन को कठोर होना चाहिए, जब आप ये कहते हैं कि नहीं, ये जो टिट फॉर टैट की टैक्टिक्स है, ये जो एनकाउंटर की जो टैक्टिक्स है, ये मर्दानगी का ये रिफ्लेक्शन है। निर्दोष लोगों की हत्या करके आज तक कभी किसी मुख्यमंत्री को सजा नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। एनकाउंटर करके कभी कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि मर्दानगी को सब पसंद करते हैं, कठोरता को सब पसंद करते हैं। उसने हमारे पूरे के पूरे वैचारिक तंत्र को, हमारी न्यायपालिका को, हमारी संस्कृति को, हमारे इंटेलेक्चुअल एरिना को, सबको प्रभावित किया हुआ है। उसने हमारी भाषण कला को भी प्रभावित किया हुआ है, जिससे कि दो लोग बड़े आइकॉन हैं। ये योगी बहुत अच्छा बोलते हैं लोगों के हिसाब से, नरेंद्र मोदी उससे भी अच्छा बोलते हैं लोगों के हिसाब से। अगर मुझसे पूछे, दोनों बहुत घटिया बोलते हैं, क्योंकि ये मर्दानगी की भाषा है जिसे ये लोग बोलते हैं। मर्दानगी की भाषा की खूबी है कि वह सीधे जनता को संबोधित करती है, उसके अंदर कोई डेमोक्रेटिक सेंस नहीं है। योगी कोई भी चीज डिक्लेयर करने के पहले, कोई नरेंद्र मोदी कोई भी चीज, नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन डिक्लेयर किया, उन्होंने किसी से पूछा ही नहीं। मर्दानगी की भाषा डेमोक्रेटिक
कंसल्टेशन में, डेमोक्रेटिक संवाद और विमर्श में और डेमोक्रेटिक फैसले में विश्वास नहीं करती। एनकाउंटर की भाषा, कानून में विश्वास नहीं करती। ये कठोरता से दमन किया जाएगा, यह भाषा, यह कानून के शासन में विश्वास नहीं करती। और इस भाषा का इस्तेमाल मोदी और योगी आए दिन करते रहते हैं और हम लोग खुश होते हैं। आज तो योगी ने बहुत शानदार वक्तव्य दिया। जी नहीं, योगी और मोदी जिस दिन कठोरता की बातें करते हैं उस दिन वे सबसे घटिया बातें करते हैं और वे मर्दानगी की बातें करते हैं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि आपके दिमाग को कैसे मर्दानगी के बंधनों में बांध दिया गया है। और जब आप मर्दानगी की भाषा को प्यार करने लगेंगे, मर्दानगी को प्यार करने लगेंगे, तो आपको कौन सी चीज अच्छी लगेगी? आपको भावनाएं अच्छी लगेंगी और आपको आस्था अच्छी लगेगी। तो मोदी और योगी के जो फॉलोअर हैं उनको आस्था अच्छी लगती है और उनको इमोशंस अच्छे लगते हैं, वो इमोशनली बोलते हैं। वे तर्क में विश्वास नहीं करते और वे ज्ञान में भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि मर्दानगी की भाषा और मर्दानगी का मूल्य, उसका बैर है तर्क से और ज्ञान से। उसकी मोहब्बत है आस्था और इमोशन से, भावनाओं से। तो आस्था और भावनाओं के आधार पर जो मर्दानगी की क्रांति नरेंद्र मोदी और योगी ने पैदा की, उसकी वैचारिक दूरिया, पुनर्जन्म का सिद्धांत। मुझसे सवाल मत करो मैंने पुण्य किए थे इसलिए मैं प्रधानमंत्री बना हूं। मुझसे सवाल मत करो कि तुम दरिद्र क्यों हो और तुम कल तक मध्य वर्ग में थे, आज गरीब वर्ग में कैसे चले गए, क्योंकि तुमने कोई पाप किए थे इसलिए तुम नीचे कदड़ दिए गए। तुम मुझसे सिद्धांत कोई प्रश्न मत करो। तो जब आपने नरेंद्र मोदी को और उसकी मर्दानगी को आपने एक्सेप्ट कर लिया, जब आपने योगी और उसकी मर्दानगी को एक्सेप्ट कर लिया, उसके आस्था और भावनाओं को, तर्क को एक्सेप्ट कर लिया, तो आप कहां फेंक दिए गए? आप फेंक दिए गए अब हमसे सवाल मत करो, अब हमसे उम्मीद मत करो, अब तुम जो कर्म करोगे उसका तुम्हें फल मिलेगा, और वो इस जन्म में नहीं अगले जन्म में मिलेगा। तो आप जब योगी को वोट दे रहे थे, आप जब नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे थे, तो आप किसे चुन रहे थे? आप बेसिकली एक मर्द को चुन रहे थे जो देश को चलाएगा, जो राज्य को चलाएगा। आप लोकतंत्र को नहीं चुन रहे थे, आप मर्दानगी को चुन रहे थे। और उस मर्दानगी के चयन ने आपके विवेक का एकदम कचूमर निकाल दिया। आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में वो ये कि ये जो कोरोना है, इस कोरोना की पुनर्जन्म के साथ में गहरी जुगलबंदी है, आइडियोलॉजिकल। ये पूरी तरह फैल चुका है। आप अगर पुनर्जन्म को लेकर जनता को शिक्षित नहीं करेंगे तो आप तय मान लीजिए कि योगी लौट आएंगे। जनता को बताने की जरूरत है कि जनता मरी क्यों, जनता बीमार क्यों पड़ी, क्योंकि सरकार ने नीतियां नहीं बनाई, सरकार ने सिस्टम नहीं बनाया जो जनता तक पहुंचे, जनता की सेवा करे। साधारण लोग, उनका कॉमन सेंस, वो पुनर्जन्म के सिद्धांत और मर्दानगी से तय होता है। कहते हैं ना लोग, मोदी जी से जो संभव था वो तो वो कर ही रहे हैं, अब जो उनके हाथ में नहीं है उसमें वो क्या करें? अब आप तर्क दीजिए उनको, वो समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग की चाबी पुनर्जन्म के सिद्धांत से बंधी हुई है, उसके दिमाग की चाबी मर्दानगी के सिद्धांत से बंधी हुई है, और इसको आपने कभी सवाल नहीं किया। हम लोग खुश होते हैं मर्दानगी की फिल्म देख के,
हम लोग खुश होते हैं किसी माफिया के हमले सुन के और उनकी हत्याकांड की खबर पढ़ के। हम लोग खुश होते हैं जब नरसंहार की खबरें पढ़ते हैं, दंगे की खबरें पढ़ते हैं, गरीबों पर हमले की खबरें पढ़ते हैं, हम खुश होते हैं। हम खुश होते हैं कि जब हम बलात्कार की खबरें पढ़ते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, हम जुलूस निकालते हैं। हमने एक ऐसा समाज बनाया है जिस समाज में मर्दानगी को एक मूल्यवान संपदा माना जाता है। कायदे से इससे हमें नफरत करनी चाहिए। तो आप क्या मर्दानगी डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं, आप क्या पुनर्जन्म का सिद्धांत डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं, तो आप योगी को हराएंगे कैसे? योगी को हराने के लिए, मोदी को हराने के लिए यह बेहद जरूरी है कि बार बार यह बताया जाए कि इस देश में जो कुछ घट रहा है वो भगवान का बताए हुए मार्ग पर नहीं घट रहा है। भगवान का इस देश में जो कुछ घट रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपके कर्मों का कोई लेना देना नहीं है। सरकार की नीतियां, सरकार के कार्यक्रम, सरकार के अंदर बैठे हुए जो राजनीतिक दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनके दृष्टिकोण और इनकी नीतियों का गहरा संबंध है। अंत में सवाल यह, महामारी से इस जनता को कैसे बचाएं? क्या महामारी से इस जनता को बचा सकते हैं? ये तो अभी सिलसिला शुरू हुआ है, अभी तो महामारियां और आएंगी। नरेंद्र मोदी की सरकार पहली सरकार है जो कि महामारियों पर जो वैक्सीन लगाई जा रही है उनके पैसे मांग रही है। इतनी महामारियां आई, इतनी संक्रामक बीमारियां आई, केंद्र सरकार की तमाम स्कीम रही है जिनमें कि फ्री वैक्सीनेशन हुआ है। क्यों? जैसा कि मैंने शुरू में आपसे अनुरोध किया था, मैंने कहा था कि जो हिटलर का फेमस कोटेशन है, हिटलर कहता था कि प्रत्येक व्यक्ति को इलाज मिले, हमें इस धारणा को छोड़ देना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने अपने पॉलिटिकल एजेंडे का इसे प्रमुख हिस्सा बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे अपने पॉलिटिकल एजेंडे का प्रमुख हिस्सा बनाया है। अब इलाज उसी को मिलेगा जिसके पास में पैसे होंगे। सरकार की जिम्मेदारी इलाज देना नहीं है। यह तो हिटलर के सपनों को साकार करना हुआ। भारत का यह सपना नहीं था। भारत का संविधान, भारत का कानून यह सपना नहीं देता। सब नागरिकों को इलाज नहीं मिल सकता, यह दुस्वप्न सिर्फ हिटलर ने देखा था। सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है, लगातार सवाल करने की जरूरत है, लगातार बोलने की जरूरत है। किसी भी किस्म के डिप्रेशन में जाने से बेहतर है कि आप अपने आसपास जो कुछ घट रहा है, आपके जीवन में जो कुछ घट रहा है, आप उसके बारे में बोलें और लिखें। सामाजिक प्रश्नों पर लिखें, राजनीतिक प्रश्नों पर लिखें। लोगों से कहा जा रहा है कि महामारी के समय पर इस तरह की बातें क्यों करो। अरे महामारी के समय ये महामारी आई क्यों? महामारी के बारे में तो सवाल किया जाना चाहिए। ये मैन मेड महामारी है, ये महामारी प्राकृतिक महामारी नहीं है। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं, वो वीडियो अवेलेबल है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। कैसे इसमें मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ड्रग कंपनियां, स्वयं नरेंद्र मोदी की सरकार इसमें शामिल है, इस पर मैं पहले कई बार बोल चुका हूं। जब पहला दूसरा लॉकडाउन हुआ था उस समय मैंने फेसबुक लाइव पे ये प्रोग्राम किया था। तो जो मनुष्य जनित महामारी है जिसको कि सरकार जिसकी हिस्सेदार है, क्योंकि उसने महामारी से बचने के लिए, महामारी से लड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं की। अगर उसने तैयारी की होती तो आज ये दुर्दशा न होती। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहा है, हाई कोर्ट ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है।
क्योंकि अब वो ऑक्सीजन भी बेचेगी। वो ऑक्सीजन उनको देगी जो उसके राजनीतिक साथी होंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने, योगी की सरकार ने हर चीज को मुनाफे में बदल दिया है और पूरे देश में क्रिमिनल और करप्ट लोगों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित किया है जो कि इनकी इन योजनाओं को नीचे तक ले जाने में काम करते हैं और वो लोग खुश हैं। पहले व्यापारी हुआ करते थे, लेकिन अब व्यापारी नहीं होते, अब कालाबाजारी करने वाले लोग होते हैं। इसलिए व्यापारियों में तमाम तबाही के बावजूद कोई बेचैनी नहीं है, क्योंकि कालाबाजारी के लिए नरेंद्र मोदी के यहां, नरेंद्र मोदी की नीतियों में पर्याप्त जगह है। आपको वैक्सीन चाहिए, आपको दवा चाहिए, आपको ब्लैक में मिल जाएगी, नॉर्मली आपको नहीं मिलेगी। आपको बेड चाहिए, आपको ब्लैक में मिल जाएगा, लेकिन आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा। सो मर्दानगी के बाद जिस चीज को सबसे ज्यादा फलने फूलने का मौका मिला वह है करप्शन और कालाबाजारी। और जो सामाजिक वर्ग पिछले 7 साल में ताकतवर बनकर उभर के आया, उसे हम लोग कहते हैं क्रिमिनल। इस क्रिमिनल वर्ग में राजनीति से लेकर संस्कृति तक लोग फैले हुए हैं। इस क्रिमिनल वर्ग में शिक्षा से लेकर साइंस तक लोग फैले हुए हैं। सो मर्दानगी की विचारधारा ने, जिसका कि रिप्रेजेंटेशन नरेंद्र मोदी करते हैं और जिसे वो आइकॉन के तौर पर, जिस मर्दानगी की विचारधारा के आइकॉन के तौर पर जिस सिंबल का उन्होंने सबसे अधिक इस्तेमाल किया, वह क्या था? वो मर्दानगी का सिंबल है जय श्री राम। लोकतंत्र का सिंबल नहीं है वो। तो देश को बचाना है, उत्तर प्रदेश को बचाना है, तो पहली चिंताएं ये होनी चाहिए 4। नंबर 1, अंधविश्वासों को चुनौती दो। और ये अंधविश्वास पुराने ही मूल्यों को लेकर नहीं है खाली, ये अंधविश्वास वे भी हैं जो कि विज्ञान ने पैदा किए हैं, नए अंधविश्वास। ये कोरोना ने अनेक अंधविश्वास पैदा किए हैं, उनको भी चुनौती देने की जरूरत है। अंधविश्वास बिना भय के ऑपरेट नहीं करते। कोरोना जनित जितने भी अंधविश्वास वैज्ञानिकों ने प्रोपेगेट किए, उसके साथ साथ उन्होंने भय को भी प्रोपेगेट किया। पुराने अंधविश्वास जो चल रहे थे, उनके साथ भय इनबिल्ट था। अंधविश्वास और भय के जो डायलेक्टिकल रिलेशन है, उसकी जो द्वंद्वात्मक मौजूदगी है, वह सत्ता को मजबूत करती है। तो अंधविश्वास जितने फैलेंगे, भय उतना जरूरी है, और भय जितना फैलेगा, सत्ता उतनी ही ताकतवर बनेगी। और यही वह जगह है जहां से नरेंद्र मोदी ऊर्जा पाते हैं। नरेंद्र मोदी को सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर आइसोलेट करने के लिए जरूरी है कि अंधविश्वासों को चुनौती दी जाए, भय को चुनौती दी जाए। लोग अंधविश्वासों में आस्था न रखें, चाहे वो विज्ञान सम्मत अंधविश्वास हो और चाहे वो पुराने धार्मिक अंधविश्वास हो। नरेंद्र मोदी को आइसोलेट करने के लिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आइसोलेट करने के लिए पुनर्जन्म के सिद्धांत को, उसकी विचारधारा को सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर चुनौती दी जाए। और आखिरी चीज, जनता को गोलबंद करने के लिए जनता को यह समझाने की जरूरत है कि आपके इर्द गिर्द जो समाज विकसित किया जा रहा है, जो मर्दानगी का समाज विकसित किया जा रहा है, वह समाज बेसिकली क्रिमिनल समाज है। पुंछवादी समाज बुनियादी तौर पर क्रिमिनल समाज होता है। हमने पुंछवाद को एक तरह से एक अच्छे मूल्य के तौर पर अपने जहन में बिठा रखा है। मर्दानगी सबसे घटिया वैल्यू है। मर्दानगी का आइकॉन था हिटलर, मर्दानगी का आइकॉन था मुसोलिनी, और मर्दानगी के ये लोग भी आइकॉन। मर्दानगी के रास्ते पर जो भी जाएगा उसको
अपार कष्ट झेलने होंगे। तो राजनीति का चयन करते समय मर्दानगी को देखा जाना चाहिए कि मर्दानगी के प्रति, पितृसत्तात्मक सब विचारधारात्मक सवालों के प्रति इस नेता के क्या दृष्टिकोण है। हम सब लोग जानते हैं आरएसएस का जो है वो पितृसत्ता के प्रति क्या दृष्टिकोण है, स्त्री को वो क्या समझते हैं, सब लोग जानते हैं। लेकिन हमने कभी चिंता नहीं की इस बात की। हम आरएसएस से प्यार करने लगे और इस प्यार में हमने अपने को आरएसएस का गुलाम बना दिया। तो अगर आधुनिक भारत बनाना है, अंधविश्वास, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पितृसत्ता या मर्दानगी और अपराधीकरण की राजनीति, इन चार चीजों का हमको विरोध करना होगा। बिना इसके आप नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते, बिना इसके आप कोरोना को भी नहीं हरा सकते, क्योंकि कोरोना इनके साथ में इनबिल्ट है, जुड़ी हुई है। कोरोना और फैलेगी, अभी पहली लहर, फिर दूसरी लहर, फिर तीसरी लहर, फिर अगला कोई और वेव, ये चलती रहेंगी। और इनके चलते रहने का मतलब यह है इनकी मर्दानगी चलती रहेगी और मर्दानगी का मुनाफा चलता रहेगा, क्योंकि मर्दानगी संपदा सृजन का बहुत बड़ा स्रोत मध्यकाल में भी थी, वह आधुनिक काल में भी थी, वह आज भी है। इसलिए इन प्रश्नों को, इन पहलुओं को ज्यादा से ज्यादा बहस के केंद्र में लाने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।